नमस्कार। चंद्रयान-3 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कराकर इसरो ने इतिहास रच दिया और अब इसरो मिशन आदित्य L1 के तहत सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सूर्य की स्टडी करने वाले आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर होगी। इसे श्रीहरिकोटा से भेजा जाएगा। बता दें, आदित्य L1 मिशन इसरो का सबसे मुश्किल मिशन है। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो में सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आदित्य L1 मिशन की तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतलब साफ है, एक बार फिर हम इतिहास रचने जा रहे हैं। पहले देखते हैं रिपोर्ट। चांद के बाद अब Being sun for a long time, we have a solar observatory at Udaipur, and we have been having a ground-based observation to look at sun, and a good pool of scientists who are working on moon has been there. And we decided that it is important to study moon much more closer, unobstructed, continuously for 24 hours a day. So this is possible only from space. So we thought that we should put an observatory in space to look at sun over a long period of time. It's very important because sun plays an important role in the future of the Earth. I think Earth is all because of sun. But activities on sun is well studied today, and the solar eruptions, the solar activity do affect the outer planet atmosphere. And this has an impact on various activities or various magnetic and other related activities, electrical activities on the surface. So this requires a satellite to be placed at an unobstructed location, which is a very good place, L1. The Lagrangian point L1, which is between Earth and Moon, Earth and Sun, is found to be an excellent location. तो हमारे साइंटिस्ट ने पहले देखिए किस तरीके से पूरे विश्व में भारत को प्राउड किया, हमको प्राउड किया, आपको प्राउड किया। अब उसके बाद आदित्य L1 को लेकर के वही उत्सुकता है, वही तैयारी है, और यानी कि बिना थके, बिना रुके यहाँ पर जुट गए इसरो, जो कि मिशन आदित्य L1 जिसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी, और अब ये 2 तारीख को लॉन्च भी हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे और उत्सुकता जगाएंगे, और जितने आपके प्रश्न है वो हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आम भाषा में कि आखिरकार इसे सूर्य मिशन कहें, L1 मिशन कहें, क्या इसकी और भूमिका होगी, तमाम चीज़ें हैं। हम कैसे इसे जान सकते हैं, एक कम से कम मानवता के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन VN झा, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, फॉर्मर DRDO जॉइंट डायरेक्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, थैंक यू समय निकालने के लिए। हमारे साथ सुरेश चंद्र सिंह है, जो कि स्पेस साइंटिस्ट है, थैंक यू सर। और हमारे साथ मनीष पुरोहित है, इसरो साइंटिस्ट। मनीष जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। प्लेजर टू हैव यू सबसे पहले। और दूसरा ये, मैं रोज़ इसकी, मैं तो नहीं कहूँगा कि पाठशाला लगा रहा हूँ। अब एलन झा साहब आते हैं, रोज़ बहुत अच्छे से बता देते हैं, जो एक आम आदमी के लिए जानना चाहिए। VN झा साहब आते हैं, रोज़ अच्छे से बता देते हैं कि क्या इसे सूर्य मिशन कहे, नहीं कहें, L1 है कि नहीं है, आम आदमी की भाषा में ये है क्या। आज मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ सर। चंद्रयान-3 की इतनी बड़ी सफलता, लेकिन इसरो बैठा नहीं, उसी वक्त ही आदित्य L1 की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी, और वो बिल्कुल सटीक 2 तारीख के लिए लग गया, और आज उसकी जो है अभ्यास भी उसका हो गया। सर, हम इसे कैसे देखें, ये है क्या मिशन? देखिए, सबसे पहले तो इसरो का तो प्लान ऐसा है कि वो हर हफ्ते 5 से 6 लॉन्च करना चाहते हैं। इसरो चाहता है कि उनकी कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम बाकी जो ग्लोबल लेवल पे जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है, जो सैटेलाइट या एक्सप्लोरेटरी मिशंस को लॉन्च करता है, उसमें सबसे पहले पायदान पे हम आ जाए। तो ये प्लान है। इसके लिए न्यू स्पेस पॉलिसी एक है जो इसरो ने गठित भी करी और उसको अपना भी लिया है। अब अपन बात करते हैं आदित्य मिशन की। तो आदित्य मिशन की पहले तो तारीख 26 अगस्त दी हुई थी, तो आप समझिए 23 अगस्त को लैंडिंग और 26 अगस्त सोचा था, लेकिन फिर सोचा होगा कि चलो ठीक है, थोड़ा आगे खिसका देते हैं क्योंकि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन आया तो आया था कि 26 अगस्त को लॉन्च होगा, यानी लास्ट, ये कहा गया था कि लास्ट वीक ऑफ अगस्त में लॉन्च करेंगे। फिर बोला कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कर देते हैं, यानी इसरो तो और थोड़ा ज्यादा और एम्बिशियस था। अब आदित्य मिशन जो है, अगर एकदम आम जनता के लिए बताया जाए तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो सूरज है उसके ऊपर हर पल हर घड़ी जो अपने हाइड्रोजन बॉम्ब होते हैं ना, वैसे धमाके होते हैं, और 1-2 नहीं होते, लाखों होते हैं।
उन धमाकों से उतनी ही ऊर्जा जनरेट होती है। वो जो ऊर्जा है वो धरती पर जीवन को चला रही है, लेकिन कभी कभी उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो एक साइकिल है सूरज की, उस साइकिल में सूरज कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ जाता है, कभी कभी थोड़ा कम गुस्से में होता है और बाकी नॉर्मल रहता है। अब जब वो गुस्सा सूरज को आता है तो भाई गुस्से में चीजें फेंकी जाती है, तो सूरज भी फेंकता है। अब जो सूरज फेंकता है वो होता है हाई एनर्जी रेडिएशन, पार्टिकल जो उसके पास है वो वही तो फेंकेगा। वो जब चीजें धरती की साइड आती है तो धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें उससे बचाता है, धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो उन रेडिएशन से हमें बचाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1859 की, तो उस वक्त हुआ यह था कि सूरज को ऐसा ही गुस्सा आया था, और जब सूरज ने वो चीजें फेंकी गुस्से में, हाई एनर्जी पार्टिकल्स और रेडिएशन जब आए थे, धरती उस रास्ते के बीच में आ गई। और फिर वहां पर कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हुई कि आप ये मान लीजिए कि बिना प्लग में लगाए जो सर्किट है वो काम करने लग गए थे। इसको कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। बड़ा ही भयंकर जो था वो जो एक सिचुएशन हुई थी। लेकिन क्या ना, उस वक्त और आज की दुनिया में काफी अंतर आ गया। आज हम वेल कनेक्टेड हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, पावर जो है वो दूर दराज तक जा रही है, सबके पास में इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं जो कि कनेक्टेड है, रेडिएशन जिनके थ्रू चलते रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने घेरा हुआ है हमें। आज अगर वैसा इवेंट होता है तो उसके लिए उसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है कि वो कितना घातक हो सकता है। अब ये सारी चीजें सूरज में हो रही है, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको पढ़ें तो सही, उसको जाने तो सही। क्योंकि सूरज जो है वो बाहर से, सूरज यानी अपने सोलर सिस्टम के बाहर से जो हाई एनर्जी रेडिएशंस आते हैं उनसे तो सूरज हमें शील्ड बना के रोक लेता है, लेकिन सूरज खुद जब गुस्से में होता है तो उससे हम कैसे बचें? तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, अपना अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड, उससे बचा लेता है हमें। अब उसको पढ़ना है। अगर हम धरती के चारों तरफ घूमकर पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो हम 24 आवर्स उसको देख नहीं सकते सूरज को, कभी ना कभी हम धरती की परछाई में भी चले जाएंगे। अगर हम जमीन पर रहकर, धरती पर रहकर पढ़ेंगे तो आपने जैसे बताया एटमॉस्फेयर जो है वो काफी रेडिएशंस को तो अंदर तक आने ही नहीं देता है, तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो डिसाइड किया गया एक ऐसे पॉइंट पे जाते हैं जहां से हम 24/7 365 इंटू 5.3 ईयर्स, ये जो लाइफ स्पैन बताया आदित्य का, इस पूरी ड्यूरेशन के लिए डिटेल में सूरज को पढ़ेंगे। उसका सारा जो इंफॉर्मेशन है निकलेगा। आप देखिए, हम 3 अलग अलग स्पेक्ट्रम देखते हैं। हम विजिबल देखते हैं, थोड़ा और एनर्जी बढ़ा दे तो अल्ट्रावायलेट, और एनर्जी बढ़ा दे तो एक्सरे। अब आदित्य मिशन जो है वो सूरज को एज अ स्टार, एक सितारे के जैसे देखेगा इन तीनों रेंज में, और फिर उसके ऊपर स्टडी करी जाएगी, वो जो डेटा मिलेगा। उसके अलावा जहां पर हम रखेंगे आदित्य को, जो लेग्रेंजे 1 पॉइंट है, वहां पर उस पॉइंट पे सूरज से जो हाई एनर्जी पार्टिकल आते हैं, जैसे प्रोटॉन आ रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, या सूरज का जो मैग्नेटिक फील्ड है जो रास्ता भटक कर वहां तक पहुंच जाता है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसको पढ़ेंगे। कुल मिला के कंप्लीट एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें हम सूरज को सर, आपने जिस तरीके से समझाया ना पिक्चर, मैं आपको सही बताऊं कि आम आदमी का, और मैं अपने, अब क्योंकि मैं जो है स्पेस साइंस का स्टूडेंट तो हूँ नहीं, पत्रकारिता का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे सामने भी वो पिक्चर आ गई सर। मैं भी वो सूर्य के नज़दीक पहुँच गया था, वो बम के गोले और वो किस तरह से पार्टिकल्स वो नीचे आने लग गए थे। मैं तस्वीर सामने बिल्कुल मैं पहुँच पा रहा था, देख पा रहा था जैसे आप समझा रहे थे, और यही हमारा मकसद है। सुरेश जी, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। L1 जैसा कि इन्होंने बहुत अच्छे से बताया पुरोहित सर ने, लेकिन अब L1 जो है वो क्यों चुना गया, कितने वक्त तक, और कितना, जिसे हम ये कहते हैं कि रिलायबल, और कितना ज़्यादा ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये इसरो का। और फिर मैं झा सर के पास जाऊंगा। नमस्कार। आज रक्षाबंधन के अवसर पर पूरे भारत को मेरी शुभकामनाएं। पहले मनीष जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, काफ़ी बेसिक रूप में। बहुत सारा चीज़ जो मैं सोचता था बोलने के लिए, मनीष जी ने काफ़ी बेसिक चीज़ में समझाया, कैसे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस होते हैं, पार्टिकल निकलते हैं और ब्लास्ट होती है और चीज़ें आती हैं। इमेजिनेशंस को शब्द दे दिया उन्होंने। हाँ, काफ़ी इन्होंने अच्छा तरह से समझाया। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो ये मिशन है, हम उस जगह पहुँचने जा रहे हैं जहाँ विश्व में हम पहला कदम रखेंगे, जो इस चीज़ को बताएंगे कि सूरज में जो चीज़ें हो रही, जो चेंजेज आ रहे हैं, क्लाइमेटिक बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी पृथ्वी पर देखते हैं, अभी आप अंदाज करेंगे जो एक्सट्रीम कंडीशंस हो रहे हैं। जैसे एकदम जब कभी ऐसे हो रहा है कि जब गर्मी है तो गर्मी इतनी एक्सट्रीम पर जा रही है, अगर बारिश है तो काफ़ी एक्सट्रीम पर जा रही है। अभी आपने हाल में ही देखा होगा कि हिमाचल में जो चीज़ें आई, किस तरह से
काफ़ी चीज़ें इफेक्ट पड़ी है। और उस तरह से हर जगह, जैसे सोलर की बात करें, साउथ पोल में जाए, हम अंटार्कटिका की बात करें, तो अभी जो ग्लोबल स्टडी हो रही है कि सूरज की जो इमिशंस हैं, लाइट और टेम्परेचर कैसे बढ़ रही हैं, और शायद एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए कि इस ग्लोबल वार्मिंग और इस थ्रेट से किस तरह से मेल्ट हो रहे हैं, और एक्सपेक्टेड किए जा रहे हैं कि 1.6 मीटर हाइट शायद एक मेल्ट करेंगे और जो लेवल है सी लेवल का बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को बहुत बखूबी इससे हमको पता चलेगा, और हम समझ रहे हैं कि ये जो मिशन है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें प्लानिंग तो काफ़ी पहले से हो चुकी थी, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है, और इन्होंने जिस स्पिरिट से साइंटिस्ट लोगों को प्रोत्साहित किया है कि आप लोग इसको पढ़ें और इसको लेके जाएं। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम तो उतने इसके बारे में हमको उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बताऊँगा। जो एक्सपेक्टेशन हम सोचते हैं कि ये सूरज केवल एक ही सूरज है और उससे हमारी एनर्जी आ रही है, तो सोलर की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ काफ़ी सन्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें हमको कलेक्ट करती हैं। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्स में हैं जहाँ से रे निकलती है। तो पॉसिबिलिटी है कि हमको और भी डाटा मिलेंगे जो हमको फर्दर स्टडी के लिए और विश्व के कल्याण के लिए काम आएगा। झा साहब, हमने इसी नोट पर, आपको याद होगा जब लास्ट एपिसोड किया था कि विश्व के कल्याण के लिए या मानवता के लिए जो है आदित्य L1 क्या देगा, आपने इसे बखूबी समझाया था। अगर मैं इसको ही आगे थोड़ा फर्दर लेकर के जाऊं, जैसा कि मनीष भी बोल रहे थे कि पहले अल्ट्रा वायलेट रेज है, फिर उसके बाद अगर और एक्सट्रीम चल जाए तो एक्स रेज है, तो ये सब जो है L1 पर जा करके जब ये स्टडी करेगा तो हम किस तरह की इन स्टडीज से जो है मानवता का या फिर अपनी साइंस का और अपनी जिसे कहते हैं डेवलपमेंट का और ज़्यादा बेनिफिट कर पाएंगे? देखिए, जो दोनों प्रवक्ता हैं, दोनों प्रवक्ताओं ने मेरा काम आसान कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छी तरह से समझाया है। देखिए, सूर्य को हम लोग सब जानते हैं, मतलब आदि पुरुष का नाम उनको भी दिया गया है, जहाँ आदित्य उनको कहते हैं। सूर्य का आकार लगभग धरती से 109 गुना बड़ा है, और वहाँ की गुरुत्वाकर्षण लगभग धरती से 28 गुना ज़्यादा है। सूर्य इतना विशाल है कि उससे जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है उसको एनर्जी प्राप्त होती है, उसको गति प्राप्त होती है। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण ही एक ऐसा चीज़ है जो कि जितने ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, सबको अपने में बांधे, अपने में समाये रखता है। चाहे वो ग्रह हो, चाहे उसका सूर्य हो, चाहे उसका चांद हो, तो प्लैनेट और उसके मून सब कुछ इससे बंधे हैं। अब यहीं पे बात आती है कि सूर्य से जो किरणें हमें आती हैं, जैसे मनीष जी ने कहा था कि इसमें काफ़ी तरह की किरणें वहाँ पे होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अगर एक हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हो तो उसमें लगभग 4 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो बिल्कुल सैनिटाइज होगा, उसमें कुछ भी नहीं बचेंगी। सूर्य के ऊपर में हर सेकंड में इस तरह के लगभग हजारों हाइड्रोजन बॉम्ब के इक्विवेलेंट ब्लास्ट हो रहा है, जिसमें से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही हैं, प्रकाश की तरंग निकल रही है। देखिए, प्रकाश की तरंग तो एक विजुअल रेंज हो गया, जो कि हम लोग इसको कहते हैं विजियर, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 कलर तो हो गए विजुअल रेंज में। लेकिन इससे ऊपर जो वेवलेंथ हैं, उससे नीचे जो वेवलेंथ हैं, इसमें इंफ्रारेड जो हीट देती हैं, और अल्ट्रावायलेट जो कि बहुत विनाशकारी किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें हैं। और इन सबों के अलावे एक आयोनाइज्ड रेडिएशंस होता है, जिसमें अल्फा पार्टिकल, उसमें इलेक्ट्रॉन्स, उसमें प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें आती रहती हैं, और ये इतनी विनाशकारी होती हैं कि अगर हमारे बदन में वो सब कुछ एक बार चला जाए तो आदमी उसी समय में मृत प्राय लगभग हो जाता है। तो इतनी खतरनाक वो चीज़ें हैं। तो अभी तक जो देखिए, अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है कि इन सब चीज़ों से हम लोग अनभिज्ञ नहीं।
60 से ही अमेरिका ने उसके जो नासा ने अपने प्रोब वहां पे भेजे थे, L1 में भी भेजे थे, पॉइंट में भी, और भी बाकी जगह भेजे थे, जहां से कि ये सब इंफॉर्मेशन काफी सारे आई हुई वहां पे। तो ये इसका वास्तविक जो ज्ञान है पिछले 5 दशक में विश्व को मिलता रहा है, मोस्टली नासा के थ्रू और यूरोपियन एजेंसी के थ्रू। अब आज के दिन में भारत साइंटिफिकली इतना सशक्त है कि ये अपनी जो इंफॉर्मेशन है खुद जुटा सकता है, क्योंकि आज के दिन में हमारे अपने एसेट्स वो धरती के कक्षा में हैं, चाहे वो लो अर्थ ऑर्बिट में हो, चाहे मिड अर्थ ऑर्बिट हो, चाहे जियो स्टेशनरी हो। हमारे अपने सैटेलाइट्स जो हैं आज के दिन में वो सूर्य के किरणों को फेस कर रहे हैं, और अगर एक बड़ा सा तूफान आया इन आयनाइज्ड रेडिएशन के, तो वो सबको विनाश करके खत्म कर देगा। तो इसीलिए ये हमारे हक में है कि हम इसका स्टडी करें। इसमें जैसे उन्होंने बताया कि इसमें 7 तरह के प्रोब हैं, वो सब अपना अपना एनालिसिस करेंगे। जो जैसे अभी वार्ता हमारी आगे बढ़ेगी तो मैं भी आपको बताऊंगा। तो इन सबों को स्टडी करने के लिए और एक बिना टकटकी, बिना पल के मूंदे एक भी क्षण के लिए सूरज की तरफ देखते रहने के लिए कि कब ऐसी वहां पे कोई ऐसी घटना हो जो पलक झपकते वो निकल जाए, वो ना हो। तो इसीलिए L1 पॉइंट में जो हमारा आदित्य जाएगा वो 24/7 सिर्फ सूरज को देखता रहेगा, बिना पलक झपकाए, और इन गतिविधियों में जो भी होगा, जो भी डेटा आएंगी, वो सारा बिना अल्ट्रावायलेट रेस का चश्मा पहने। मनीष, सारा अगर मनीष, सारा खेल तो ऊर्जा का ही है ना, सारा खेल एनर्जी का है, वही सूर्य दे रहा है, और वही एनर्जी जो है राइट फॉर्म में है तो आप और हम जी रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। वरना वही अग्नि जो है वो अगर प्रचंड रूप ले लेती, उसी अग्नि में हम समा जाते हैं। सारा खेल इसी ऊर्जा का ही है, और आज ऊर्जा का राइट बैलेंस क्या है, और शायद सृष्टि जो है इसी की धार पर टिकी है। शायद क्या इसी का बैलेंस बिठाने जा रहा है आदित्य L1? अगर मैंने भी अपने लफ्जों में इसे गलत ना बताया हो तो मनीष जी। देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी है कि कितनी एनर्जी आ रही है, वो किस मात्रा में आ रही है। तो जो हमारा अर्थ का आउटर एटमॉस्फेयर है, उसके ऊपर तकरीबन 1354 वॉट पर मीटर स्क्वायर इतनी सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है। अब अगर इससे ज़्यादा है तो आप मरकरी और वीनस को पूछ लीजिए, टेम्परेचर उनका देखिए, वहाँ पे आप नहीं, जीवन पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर उससे कम है तो जैसे हमारे चांद है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर है नहीं, और हम जैसे जैसे दूर होते जाएंगे तो सूरज की जो एनर्जी मिल रही है वो कम होती चली जाएगी। तो एक तरीके से हम जिस पॉइंट पे हैं वो पॉइंट हमारे लिए परफेक्ट है, और रही सही जो कसर है वो हमारी पूरी कर दी हमारे एटमॉस्फेयर ने। सूरज को जब हम पढ़ना चाह रहे हैं तो सूरज, देखिए अभी रिसेंटली सूरज के अंदर जो सोलर फ्लेयर, मनीष, आज थोड़ा सा वक्त की कमी है, मैं क्योंकि एक दूसरी खबर का भी एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है, उसका रुख करना है, तो ज़रूर जो है माफ़ी के साथ इस डिस्कशन को बीच में रोक रहा हूँ। ज़रूर जो है दोबारा, क्योंकि हम जैसे जैसे तारीख के नज़दीक जा रहे हैं, दोबारा एक बार दर्शकों के लिए फिर बैठेंगे, दोबारा इसे समझेंगे, दोबारा इसे समझाएंगे और आप सभी को लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा।